नेक्स्ट चैप्टर है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। लिवरेज का अर्थ होता है कि ऋण पूंजी का क्षमता पूंजी पर पड़ने वाले प्रभाव को उत्तोलक कहते हैं। ऋण पूंजी में हम लोन को, डिबेंचर को और प्रेफरेंशियल कैपिटल को सम्मिलित करते हैं। क्षमता पूंजी में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड और पीएनएल को सम्मिलित किया जाता है। तो ऋण पूंजी का क्षमता पूंजी पर जो प्रभाव पड़ता है लाभ की दृष्टि से और शोधन की दृष्टि से, उसे उत्तोलक कहते हैं। यदि किसी व्यवसाय में ऋण पूंजी अधिक है और इक्विटी शेयर्स कम है तो ऐसा व्यवसाय ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि ऋण चुकाने में मैक्सिमम जो संपत्तियां हैं या जो पैसा वो खर्च हो जाएगा, तो हमारे पास इक्विटी को शोधन के समय जो रीपेबल अमाउंट होगा वो कम बचेगा। तो हम कहेंगे कि भाई ऋण पूंजी अधिक होने की वजह से इक्विटी शेयर्स के लिए ज़्यादा रिस्क है। अगर ऋण पूंजी कम है तो इक्विटी शेयर्स ज़्यादा सुरक्षित होंगे, क्योंकि ऋण पूंजी का जो हिस्सा होगा असेट्स में वो कम होगा और ज़्यादातर असेट्स में जो पार्ट बचेगा वो स्वामित्व पूंजी का पार्ट बचेगा, अर्थात इक्विटी का हिस्सा बचेगा। अगर हम लाभों की दृष्टि से देखते हैं तो यदि आपने लाभ ज़्यादा है और लाभों में से अगर ऋण पूंजी ज़्यादा लगा रखी है हमने, तो ऋण पूंजी मैक्सिमम ब्याज चुकाने पर चला जाएगा। तो लाभों में से एक बड़ा हिस्सा अगर ब्याज के रूप में आप पे कर देंगे तो इक्विटी शेयर्स के लिए कम लाभ बचेगा, यानी आप कम डिविडेंड दे पाएंगे। इसका विपरीत अगर लोन कम है तो ब्याज कम जाएगा और इक्विटी के लिए ज़्यादा लाभ बचेगा। तो हमें क्या कहेंगे कि अगर ऋण पूंजी अधिक है तो इक्विटी के लिए डिविडेंड कम है, और ऋण पूंजी कम है तो इक्विटी के लिए डिविडेंड ज़्यादा है। तो ये जो ऋण पूंजी का स्वामित्व पूंजी का अर्थ है इक्विटी कैपिटल से, और इक्विटी कैपिटल का अर्थ है कि जहां इक्विटी के साथ साथ आप इसमें रिजर्व एंड फंड को भी सम्मिलित करते हैं। तो ऋण पूंजी का स्वामित्व पूंजी पर लाभों की दृष्टि से और कंपनी व्यवसाय के समापन की दृष्टि से आप जो प्रभाव चेक करते हैं, जिस प्रभाव की गणना करते हैं, उस गणना को हम उत्तोलक कहते हैं। ये उत्तोलक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परिचालन उत्तोलक, ऑपरेटिंग लिवरेजेस। एक होते हैं वित्तीय उत्तोलक, फिनेंशियल लिवरेजेस। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद जो आएगा उसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाने के बाद जो आएगा उसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने कहा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ब्याज घटाएंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरा सेंस ये है कि अगर सेल्स का लाभों के साथ संबंध देखा जाए तो उस संबंध को ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। सेल्स का लाभ से संबंध मतलब सेल्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, परिचालन लाभों के साथ संबंध देखना परिचालन उत्तोलक है। हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ती है फिक्स कॉस्ट हमारा सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता। तो फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ने की वजह से जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे लाभ भी बढ़ेंगे। मतलब सेल्स अगर 10% बढ़ती है तो लाभों की जो क्वांटिटी है परसेंटेज में वो 10% से ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर हमारी सेल्स अगर कम होती है तो हमारे लाभों में जो गिरने की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। तो सेल्स का लाभों पर जो प्रभाव जो देखा जाता है उसे ऑपरेटिंग लिवरेज कहा जाता है। ऑपरेटिंग लिवरेज का सूत्र होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर किसी व्यवसाय में दो उत्पादन स्तर हो, जैसे
आपने 10,000 इकाइयों के लिए और 12,000 इकाइयों के लिए अनुमान लगाया। अगर आप दो अनुमान लगाते हैं 10,000 और 12,000 के लिए, तो दोनों प्रोडक्शन लेवल्स की तुलना करते हुए हम जिस माप की गणना करते हैं उस माप को हम कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस। उस केस में डिग्री की गणना की जाती है। इसका सूत्र होगा परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स या चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगला आता है मेरे पास वित्तीय उत्तोलक, फिनेंशियल लिवरेज। वित्तीय उत्तोलक का मतलब होता है कि जैसे मैंने बात करी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाया तो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को घटाया तो आएगा ईबीआईटी। जो निकल के आया उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स की जो तुलना है वो ऑपरेटिंग लिवरेजेस हो गया। अब ईबीआईटी में से आप ब्याज घटाइए, टैक्स घटाइए, रिजर्व फंड घटाइए, प्रेफरेंशियल डिविडेंड घटाइए, तो इक्विटी के लिए कितना लाभ बचा? उस इक्विटी का के लिए जो लाभ बचा, जिसे उस लाभ में उस बचे हुए लाभ में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग लगाएंगे तो जो निकल के आएगा उसे हम कहेंगे अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर यानी इक्विटी के लिए उपलब्ध लाभ और ब्याज चुकाने से पहले का जो लाभ, जो ईबीआईटी है, उसकी जो तुलना है, उस तुलना की जो कैलकुलेशन है वो फिनेंशियल लिवरेज होता है। फिनेंशियल जो लिवरेज है उसका निकालने का फॉर्मूला होता है ईबीटी अपॉन ईबीआईटी। अगर दो उत्पादन स्तर हैं तो दो उत्पादन स्तर के केस में डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज की गणना की जाती है, जिसका सूत्र होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। जब भी हम फिनेंशियल लिवरेज में यानी कि वित्तीय उत्तोलक में हम बात करते हैं, जब भी हम फिनेंशियल लिवरेज में बात करते हैं ईबीटी की, तो ईबीटी हमेशा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को घटाकर लिया जाता है। अगला इसमें आता है कंबाइंड लिवरेज, कंपोजिट लिवरेजेस। ऑपरेटिंग लिवरेज और फिनेंशियल लिवरेज को गुणा कर दीजिए, कंबाइंड लिवरेज का सूत्र बन जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज बन जाएगा। लिवरेज जो है वो एक प्रकार का उतार चढ़ाव है पूंजी में, जिसके आधार पर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पढ़ते हुए जो पूंजी के साधन है उनका चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। उस बिंदु को हम उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलकों में तटस्थता बिंदु की भी गणना की जाती है। तटस्थता बिंदु वह बिंदु होता है जहां आप पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं और आप ये तय करते हैं कि पूंजी की आवश्यकता, अगर हमें मान लीजिए कि हमने एक ऑप्टिमम लेवल तय कर दिया, जैसे 20 लाख की जरूरत है हमें, तो 20 लाख की पूंजी पर चाहे ऋण पूंजी इस्तेमाल करें या आप क्षमता पूंजी इस्तेमाल करें, आपको बराबर खर्चा होगा। मतलब ब्याज का और डिविडेंड का, ब्याज लोन पे और डिविडेंड शेयर्स पे बराबर खर्चा होगा। तो जिस बिंदु पर ऋण पूंजी की लागत यानी कि ब्याज और क्षमता पूंजी की लागत यानी कि डिविडेंड बराबर हो, उस बिंदु को तटस्थ बिंदु कहा जाता है। धन्यवाद।